चुनाव आते ही कई मुद्दे एक साथ जिंदा हो जाते हैं। लोकसभा में चुनाव के मुद्दे कुछ और होते हैं, लेकिन विधानसभा में चुनाव के मुद्दे कई बार बहुत स्थानीय हो जाते हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव के मुद्दे अभी से दिखाई देने लगे हैं। मुद्दे कुछ नए नहीं हैं, मुद्दे में कोई जान नहीं है। ये मुद्दे वही हैं जो पिछले 20 साल से बने हुए हैं, लेकिन समस्या ये है कि इन मुद्दों को सुलझाने वाले नेता खुद इन मुद्दों को बार बार उठाते हैं। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर जिन मुद्दों का अभी तक समाधान नहीं निकाला गया, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने इस प्रदेश के लिए नीतियां बनाई, वो ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। मुद्दा इन दिनों एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। पलायन एक ऐसा मुद्दा जो लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड बनने के बाद इस मुद्दे का अंत नहीं हुआ। यह मुद्दा लगातार गंभीर होता जा रहा है। लेकिन क्या हम इस बात को जानते हैं कि उत्तराखंड में पलायन ना सिर्फ जनता का हुआ है, बल्कि नेताओं का सबसे पहले पलायन हुआ और उसके बाद उनके पीछे पीछे जनता पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट होने लगी। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर नेताओं का पलायन क्यों हुआ? चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी मंत्री बने, कोई भी विधायक बने, सबसे पहले उसी का पलायन होता है और उसके देखा देखी उसके क्षेत्र के तमाम जो स्थानीय नेता होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका पलायन होता है और आखिर में जनता का पलायन होता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और इसका समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नेताओं का पलायन क्यों हो रहा है और पलायन जैसे मुद्दे को हवा क्यों दी जा रही है। लेकिन हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पलायन एक बड़ा मुद्दा है। पलायन के मुद्दे पर इस बार भी नेताओं की आवाज सुनाई देने लगी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन 2017 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है जो इस मुद्दे को नहीं सुलझा पाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पलायन आयोग का गठन किया, लेकिन उसकी जो सिफारिशें थी वो किसी भी तरीके से लागू होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। या ऐसा कह लीजिए कि जो सिफारिशें पलायन आयोग ने दी हैं वो सबको मालूम है, पलायन लगातार जारी है। नेताओं का पलायन सबसे पहले पहाड़ों से हुआ, उसके बाद ही जनता का हुआ है। ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। उत्तराखंड के कुछ चुनिंदा नेताओं की तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे इन नेताओं का पहाड़ से पलायन हुआ है। सबसे बड़े नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र की हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम कुमाऊं क्षेत्र पर आएंगे। वहां के नेताओं का भी लगातार पलायन जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद खंडूड़ी। खंडूड़ी साहब 2007 में मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के। उस समय वो सांसद थे पौड़ी गढ़वाल से और उनको अपनी सांसदी छोड़नी थी और विधायक बनना था। विधायक बनने के लिए जनरल खंडूड़ी साहब ने पौड़ी गढ़वाल के धूमाकोट क्षेत्र को चुना। धूमाकोट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस समय तत्कालीन जो विधायक थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड टीपीएस रावत साहब थे। टीपीएस रावत साहब को बीजेपी ज्वाइन कराई गई। टीपीएस रावत की खाली हुई सीट पर जनरल खंडूड़ी साहब चुनाव लड़े, वहां से जीते और टीपीएस रावत साहब को उपचुनाव में उतारा गया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरफ से और पौड़ी गढ़वाल सीट का प्रतिनिधित्व टीपीएस रावत साहब ने किया। लेकिन खंडूड़ी साहब जब 2012 में दोबारा से चुनाव लड़ रहे थे तो उनका धूमाकोट सीट से पलायन हो गया। खंडूड़ी साहब घनघोर पहाड़ी सीट से उतरकर कोटद्वार में आकर बस गए। कोटद्वार से आकर उन्होंने चुनाव लड़ा, कोटद्वार से उनकी हार हो गई। तब खंडूड़ी साहब को शायद समझ में आया होगा कि अगर वो पहाड़ से लड़ते तो शायद जीत सकते थे। एक और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक साहब कभी कर्णप्रयाग सीट का प्रतिनिधित्व करते थे, कभी वो थलीसैंण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि थलीसैंण इस समय अस्तित्व में नहीं है, परिसीमन के बाद वो सीट गायब हो गई, दूसरी सीटों के साथ वो मर्ज हो गई। लेकिन निशंक साहब ने भी जो अपनी विधानसभा की सीट तलाशी वो पहाड़ में नहीं तलाशी, वो मैदान में उतर आए और डोईवाला सीट से वो 2007 में और 2012 में चुनाव जीते। डोईवाला में उतर गए,
पहाड़ की तरफ उन्होंने मुख नहीं किया। और जब वो सांसद बने 2014 में तो वो हरिद्वार की तरफ चले गए, तो भी उन्होंने पहाड़ से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। नेताजी पहाड़ छोड़कर मैदान में आकर बस गए। हरक सिंह रावत वर्तमान में कोटद्वार क्षेत्र के विधायक हैं। हरक सिंह रावत धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन हरक सिंह रावत हमेशा से कोटद्वार के जनप्रतिनिधि नहीं थे। हरक सिंह रावत पहले लैंसडाउन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, उसके बाद हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वर्तमान में हरक सिंह रावत कोटद्वार सीट में आके रुक गए। कोटद्वार सीट रुद्रप्रयाग और लैंसडाउन के मुकाबले नहीं मानी जाती पहाड़ी सीट, उसको तराई का या भाबर का क्षेत्र माना जाता है। तो हरक सिंह रावत का भी एक तरीके से पहाड़ से मैदान या तराई की तरफ पलायन हुआ है। मुन्ना सिंह चौहान उत्तराखंड बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। चौहान साहब पहले चकराता विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन पिछले चुनाव में चौहान साहब विकासनगर सीट से चुनाव मैदान में उतरे और विकासनगर से वो चुनाव जीते। इससे पहले भी वो चकराता से उतरकर विधानसभा से ही विधानसभा में पहुंचे थे और विधानसभा में उन्होंने चकराता के बजाय विकासनगर का प्रतिनिधित्व किया। यानी कि मुन्ना सिंह चौहान का भी पलायन चकराता से या घनघोर पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की तरफ हुआ। खजानदास कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तराखंड में पहले, और खजानदास साहब पहले धनौल्टी सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। खजानदास साहब का भी पलायन हुआ और खजानदास साहब अब देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात अगर कांग्रेसी नेताओं की करते हैं तो वहां पर भी यही सिलसिला दिखाई देता है। शूरवीर सिंह सजवाण एनडी तिवारी कैबिनेट में मंत्री थे, बड़े मंत्री माने जाते थे। पहले टिहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शूरवीर सिंह सजवाण किया करते थे, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद शूरवीर सिंह सजवाण को टिहरी क्षेत्र रास नहीं आया और शूरवीर सिंह सजवाण का पलायन ऋषिकेश में आके हो गया। शूरवीर सिंह सजवाण इस समय भी तैयारी ऋषिकेश क्षेत्र से ही कर रहे हैं, वो भी पहाड़ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। किशोर उपाध्याय उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। टिहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने 2 बार किया है, लेकिन जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो किशोर उपाध्याय का पलायन हो गया और वो सहसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। हालांकि सहसपुर से उनको हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान में किशोर उपाध्याय वापस टिहरी में जाकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से नेताओं का पलायन लगातार पहाड़ों से मैदान की ओर हो रहा है। लेकिन अगर इसको समझने की हम कोशिश करें कि क्यों आखिर नेता पहाड़ से मैदान की तरफ उतर आते हैं, तो बहुत साफ तस्वीर निकलकर सामने आती है। पहाड़ हमेशा से ही दुर्गम होते हैं, पहाड़ों में रहना हमेशा से ही मुश्किल होता है और मुश्किल हालात में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करना भी मुश्किल ही होता है। जाहिर सी बात है, अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में आपको जाना है तो उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं अगर आप पहाड़ में अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मैदानी क्षेत्र में हैं तो आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। पहले पहाड़ों की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वहाँ सड़कें नहीं थी और पैदल पहुँचने में नेताओं के पसीने छूट जाते थे। इसलिए बहुत सारे नेता इस बात को बहुत पहले समझ चुके थे, इसलिए उनका समय से पहले ही पहाड़ों से पलायन हो गया था। लेकिन कुछ नेता अब ऐसे हैं जो पहले तो पहाड़ों में जाकर बसे, पहले उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, पहाड़ी अस्मिता की वो बात करते थे, पहाड़ को बचाने की राजनीति किया करते थे। लेकिन जब वो चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे तो उसके बाद उनका वो पहाड़ी प्रेम कहीं खिसक सा गया और अगला चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने सुरक्षित मैदानी सीटों को खोजना शुरू कर दिया। ऐसे कई नेता हैं जो पहाड़ से मैदान में आकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और जिनके इस तरीके के मंसूबे होते हैं, उनके मंसूबों को जनता भी कामयाब करने की कोशिश करती रही है और शायद यही वजह है कि पहाड़ों से पलायन लगातार होता रहा और पलायन एक बड़ा मुद्दा बनता रहा। लेकिन अब जब तमाम नेताओं का पहाड़ों से पलायन हो गया है, तमाम जनता भी पहाड़ों से मैदानों की तरफ आ रही है, तो फिर आखिर पलायन का दोषी किसे ठहराया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या
पलायन के लिए सिर्फ जनता जिम्मेदार है जो बच्चों की शिक्षा और अस्पतालों के या अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर जाती है, या वो नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं जो अपने आसान चुनावी क्षेत्र को देखते हुए पहाड़ से मैदान की तरफ पलायन कर जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जो नेता पहाड़ से पलायन कर गए हैं वही पहाड़ को बचाने की अब दोबारा से बात कर रहे हैं। तो अगर ये नेता पहाड़ को बचाने की बात करते हैं तो इनसे सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर आपने पहाड़ क्यों छोड़ा। अगर इस सवाल का जवाब नेता दे दें तो मुद्दा शायद कुछ हद तक हल हो सकेगा, और अगर पहाड़ की बात करने वाला नेता मैदानी सीट से चुनाव लड़े तो उस नेता को खारिज करने का अधिकार भी जनता को ही है। तो यह देखना होगा कि इस बार ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो पहाड़ छोड़कर मैदानों की तरफ पलायन करते हैं और मैदानी सीट से चुनाव लड़ते हैं। देखना इसको बहुत दिलचस्प होगा। इस चैनल को आप देखते रहिए। हम तमाम रिपोर्ट्स के साथ, तमाम लाइव खबरों के साथ आपके साथ उपस्थित आने वाले समय में भी होते रहेंगे। लेकिन आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।